Assalamu alaikum. This is Brilliant Faces with Dr. Sadia Sirhan. I'm Dr. Sadia, and today I have a brilliant visual artist, and her name is Rabia Rizvi. Assalamu alaikum, Rabia. वालेकुम अस्सलाम सादिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। राबिया हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू राबिया फॉर जॉइनिंग अस। नहीं, thank you so much for inviting me, Sadia, and it's a wonderful thing being here. Thank you so much. It's absolutely my pleasure. Acha, now let me tell everybody that Rabia is a graduate of the National College of Arts, Lahore, and she's a very talented artist, mashallah. And there's a lot of thought behind her recent work that she has done, which we will talk about. So, sabse pehle, Rabia, let's talk a little bit about you being an artist. I know that your mother was also an artist. So, how did you get interested in art and when did you start drawing or sketching? मेरी अम्मी जो है मिसेस किशोर रिजवी वाज एन आर्टिस्ट एज वेल। Mhm. मैं जो हूँ स्टार्ट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से करूँगी, जहाँ से मैंने एफए किया था इन फाइन आर्ट्स में। अम्मी जो है प्रोफेसर थी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में। हम लाहौर कॉलेज बचपन में जाते थे अम्मी के साथ, और वी यूज टू बी इन दैट डिपार्टमेंट, और देखते थे लड़कियाँ जो पेंट कर रही हैं और Mhm. स्कल्पचर कर रही हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यादगार थी। और वो उसका माहौल, वो जो डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल अलग था, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो Mhm. आई न्यू कि मुझे जो है जाना है फाइन आर्ट्स में, और लाहौर कॉलेज में ही जाना है। एंड अगैन अम्मी वाज माय प्रोफेसर देयर। शी वाज मेयर स्कूल ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएट थी जब वो एनसीए मेयर स्कूल ऑफ आर्ट्स कहलाता था। उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर्स किया था एज एन ऑयल पेंटर। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और अम्मी वहाँ पे एनामोल्का अहमद की स्टूडेंट थी। उनका ट्रांसफ़र क्वीन मेरी कॉलेज लाहौर में हुआ था, जहाँ पे वो फाइन आर्ट्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगी रही थी, और वहीं से फिर रिटायर हुई थी। Since you grew up in an environment जिसमें आपकी अम्मी आर्टिस्ट थी, सो वो कोई माहौल था घर में आर्ट का और आर्ट का सीन था शुरू से? अम्मी के पेंटिंग्स हर जगह लगी होती थी। शी वाज पैशनेट अबाउट पेंटिंग, लेकिन आई थिंक शादी के बाद वो फिर टीचिंग में आ गई थी। उनके पास टाइम नहीं था कि शी बिकेम अ सिंगल पेरेंट। उनकी पेंटिंग्स देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। फिर मेरे बच्चों में भी ये टैलेंट आया है। मेरा बेटा जो है वो कैलीग्राफी उसने हस्तनीस से ऑनलाइन सीखी। Were you drawing since you were a child? बचपन में मैं ड्रॉ करती थी, और Hmm. अम्मी आई थिंक शी लाइक माई ड्राइंग। वो फिर उन्होंने भी मुझे किया कि अच्छा हाँ, फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए ना। I noticed that you said that your mother brought you up as a single parent. If you can talk about that a little bit, आपकी अम्मी ने इतना effort आपके लिए किया और आपके siblings के लिए. So if you can just share a bit about that. Your father unfortunately passed away, right? हाँ, मेरे Hmm. फादर पास हुए जब मैं 11 थी। आई थिंक 11 and a half होंगी। मेरी बहन 12 13 So की होंगी। sorry. मेरा भाई छोटा था। Hmm. तो वो जो है उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंड ही पास हुए। तो उसके बाद जो है मैं अम्मी ऑलरेडी टीच कर रही थी, तो हमें Hmm. अम्मी ने फिर ब्रॉट अप किया। एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी, और उन्होंने आई थिंक हमें हर चीज़ में इंकरेज किया। मतलब वो ट्रेडिशनल पेरेंट बिल्कुल नहीं थी कि वो डरती हो किसी बात से, या हमको कहती हो कि ये नहीं करो वो नहीं करो। जिसका जिसमें शौक था उसमें उनको उन्होंने इंकरेज किया। तो उन्होंने एजुकेशन हमारी की, शादियाँ हमारी की, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमेशा अम्मी का साथ दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है। That's wonderful. और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी अम्मी दी, right? एग्जैक्टली exactly. अब हाँ. वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ आवर मॉम। तो हम जो है हमेशा से अल्लाह से बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारी माँ जो है बहुत स्ट्रांग थी, एंड शी वाज द वे शी वाज। अल्लाह का बहुत शुक्र है। That's excellent because you had a really good role model then, right? एक तो एक an artist एग्जैक्ट at home, a teacher, and then also a good role model. राबिया, आपकी एग्जैक्टली। फादर की डेथ आपकी बहुत अर्ली years में हो गई. You were only 11. So how did या that impact you? If you feel like sharing a little bit about that, because that would affect your art as well. आपको लोनलीनेस होती है, जाहिर है आपका एक पेरेंट नहीं होता, तो Hmm. वो लोनलीनेस की फीलिंग होती है सब कुछ। तो वो था। और ये टाइम आता है गुजर जाता है, बट ऑफ कोर्स बहुत सी फीलिंग्स आपके अंदर रह जाती हैं। आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड टू ऑल ऑफ अस। हम बहन भाइयों के साथ वही था, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स इतनी शेयर नहीं करते थे एक दूसरे के साथ। हमारी अम्मी बहुत खामोश सी थी, ज्यादा बातें नहीं करती, तो आई थिंक हम में अच्छा. भी वही बात आई। I think now you're able to share your feelings, and I also see that in your art.
हाँ, आई थिंक उस जमाने में जो एनसीए में जो हमने एक्सप्रेस किया और जो अब इस एज में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इस वक्त जो है आपके आइडियाज मेच्योर हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स भी होती हैं, आपका सारा बैकग्राउंड और वो जो आपके साथ हाल में हो रहा होता है वो सब उसमें शामिल होता है। तो आई थिंक वो सब मिल मिला के जो है ना आपके एज एन आर्टिस्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको अपनी चीजें भी पोर्ट्रे करने में हेल्प करता है। अच्छा, लेट्स गो टू एनसीए। एनसीए कैसा लगा जब आपने ज्वाइन किया और कैसे एक्सपीरियंसेस थे? हमने एनसीए का नाम तो ऑफ कोर्स सुना हुआ था, जाहिर है, क्योंकि घर में अम्मी थी, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स का सुना था, लेकिन कभी गए नहीं थे। तो जब उसका टेस्ट हुआ, अम्मी ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई। आफ्टर कॉलेज मैंने बहुत लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस की। इनसे बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, सारा माहौल जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। एक दूसरे को encourage करने का माहौल था और टीचर्स के साथ बहुत फ्रेंडली माहौल था। तो आई थिंक एनसीए का माहौल was wonderful, माशाल्लाह, that was राइट। good। अच्छा, आपका मेजर था फाइन आर्ट्स में पेंटिंग? पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग मेजर था। और और माइनर? ऑयल पेंटिंग में आसिफ साहब हमारे टीचर थे, और माशाल्लाह ही वाज अ वंडरफुल वंडरफुल टीचर। हम्म। बहुत खामोश से थे। वो आते थे, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती थी। सबका थीसिस की बात है, थीसिस हम्म। में हमारे वो टीचर थे। तो मुझे अच्छा। याद है एक हाथ में उनके सिगरेट होती थी और दूसरे हम्म। हाथ में उनके चाय का कप होता था, एंड ही वाज लाइक ही वाज कैरिंग बोथ। और हम्म। वो आके जो है वो फिरते थे, हमारे कैनवसेस के पास जाते थे, हर एक का देखते थे और स्माइल होती थी। लेकिन जब हम उनसे कोई बात कोई पूछता था तो फिर उनका एक्सप्रेशन चेंज होता था, वो सीरियसली उस बताते थे। उन्होंने गाइड किया और हम्म। थीसिस को, तो इसीलिए हम लोगों ने माशाल्लाह से जो भी अचीव किया वो हमने अपने उस्तादों की वजह से अचीव किया। माइनर आपका? माइनर माइनर मिनिएचर पेंटिंग थी। ठीक। और माइनर में हमारे बशीर साहब थे, उस्ताद बशीर साहब हम्म। हमारे टीचर हम्म। थे, एंड ही वाज अगेन अ वंडरफुल पर्सन। वो एक्स्ट्रा जाके हेल्प करने वाले थे। आई मीन आपको कोई चीज सीखनी होती थी जो कि कोर्स का हिस्सा नहीं होता था। मुझे याद है कि हमारी फ्रेंड थी, उन्होंने शायद ग्राफाइट की ड्राइंग वो बड़ी बड़ी बनाते थे, आपको याद है ना, हम्म। बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स वो बनाते थे, फुल फिगर्स। वो हम्म। सीखने का उनसे बात की, तो हालांकि वो कोर्स में सिखाने का नहीं था, बट हम्म। उन्होंने उसको टीच किया। And he was always there for us. So हम्म। he was a really humble and really friendly, और बहुत माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे टीचर थे। He was even helpful now after all these years. एग्जैक्टली। 2020 में कोविड आ गया, और कोविड में जो है मैं घर पे होती थी, क्योंकि आई वाज टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चले मुझे पेंट करना दोबारा शुरू कर लेना चाहिए, एंड आई वाज मोर इनटू मिनिएचर। बहुत सी बातें भूल गई थी इतने सालों में, जो आपने पेंट नहीं किया, वो भी हम्म। मिनिएचर का टेक्निक्स। बिल्कुल। कि मैं नहीं चाहती थी कि फ्रॉम स्क्रैच में वसली बनाऊं और ब्रशेस बनाऊं जो हमने सीखी थी बनाना। और फिर बशीर साहब से मेरी बात हुई, जैसे आपने जिक्र किया, और मैंने सर से कहा कि सर ये जो है मुझसे जब भूल गया है, मुझे ये स्टेप याद नहीं है, या इसमें क्या होता था। तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो, ब्रेन अगर आप शुरू करोगे तो आपको हाथ और आपका ब्रेन जो है ना आपको गाइड करेगा। तो वो जो है ना, जो आपको आपने सीखा है इतने, उससे 2 साल लगा के सीखा है, वो आपको भूलता कभी नहीं है, बल्कि आपको जो है थोड़ा सा आपको जब स्टार्ट करोगे तो वो चीज आपको याद आएगी। एंड हम्म। ही ऑल्सो गेव मी टिप्स। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने पेंटिंग दिखाई उनको ना, जो मैंने स्टार्ट की थी, उन्होंने कहा नहीं ये इस तरह नहीं, इसको इसमें चेंजेस आने चाहिए, आपको इसको थोड़ा सा ना कलर ऐसा होना चाहिए। तो जो हम्म। चीजें वो सिखाई थी जो हमारे दिमाग से निकल गई थी, वो उन्होंने दोबारा से ना मुझे याद कराई। उसी तरह से मुझे वही जमाना याद आ गया उनसे बात करके। ही वाज द सेम जॉली पर्सन एंड सेम हम्बल पर्सन। तो wonderful talking to him again after so many years. What a wonderful. बिल्कुल। I do want to mention that when you graduated with honors. You started painting after a while, right? So क्या बीच में ब्रेक ले ली या you got busy with life? क्या हुआ? एनसीए से ग्रेजुएट किया, उसके बाद क्या किया? तो उसके हम्म। बाद मैंने टीच के 1-2 साल लोकल कॉलेजेस में, मैंने कुछ आर्ट शोज में भी, ग्रुप शोज में भी हिस्सा लिया था। थी 96 में मेरी शादी हुई तो हम कनाडा आए। ऑटवा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है मेरा एडमिशन हुआ। वो आई थिंक 3 or 4 years का कोर्स था। 1.5 years शायद मैंने वो लिया होगा। उसके बाद one of my in-laws came from Pakistan, so I had to leave that program। कुछ अरसे बाद दोबारा सेपरेट कोर्सेज ज्वाइन किए। हम्म। तो उसपे मैंने सिरामिक सीखा, मैंने जो है फोटोग्राफी सीखी। उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था, फिर मेरी बेटे पैदा हुई थी। थोड़े से बड़े हुए तो मैंने वहाँ की एक लोकल गैलरी थी, वहाँ पे मैंने उनको एडमिशन कराया। उनके वो जो टीचर्स थे उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई मैं पढ़ाना चाहती हूँ। वहाँ पे मैंने बच्चों की आर्ट क्लासेस कराई थी।
वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट से मुलाकात हुई थी। तो एक आर्टिस्ट थे लेकिन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था वैल्स, एक प्रोग्राम होता है विजिटिंग आर्टिस्ट इन लोकल स्कूल्स। 2 साल मैंने वो वैल्स की क्लासेस किया, जो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके ग्रेड 6 के बच्चों को ना आर्ट सिखाया जाता है। वहाँ पे मैंने पढ़ाया, फिर मैंने ग्रुप शोज में हिस्सा लिया मुख्तलिफ गैलरीज में। यहाँ पर मेरा 1 पर्सन शो हुआ, फिर मेरा 2 पर्सन शो हुआ। तो वो ग्रुप शोज में हिस्सा लेना, वर्कशॉप्स करना, टीच करना, ये सब कुछ जो है ना मैंने फिर साथ साथ किया। दैट्स लवली। अच्छा, तो फिर ये मिनिएचर्स की जो आपकी अभी रीसेंट एग्जीबिशन हुई है उसके बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि एकदम से आर्ट कैसे आई दोबारा से, राइट? आई ना? हाँ बिल्कुल आई, हाँ। क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ तो हम्म। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके यू ऑफ विंसर से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग में और ईसी में जो है मैंने 2 साल का यहाँ का कोर्स किया था। उसके बाद जो है मैंने 8 साल तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आई थिंक घर पे होना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं और चीज़ें शुरू कर सकती हूँ। तो मैंने मिनिएचर शुरू किया। फिर जो एग्जीबिशन है मुझे 2023 में ऑफर हुई थी। आई थिंक 9 महीने में मेरी एग्जीबिशन तैयार हुई थी ये वाली, और उन्होंने मुझे कहा कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है मिनिएचर का, तो आप उसका बताएं कि उसका हमें बताएं। तो मैंने उनको 3 काम सैम्पल के तौर पे 3 पेंटिंग जिसपे मैं काम करी थी भेजा। तो उसमें मैंने फलस्तीन का भी भेजा था उनको, मैं गाजा 3 भेजी थी। क्या उसका नाम पढ़ के वो बिल्कुल पीछे नहीं हुआ कि अच्छा ये तो फलस्तीन का कर रही है ना, कि जैसे आजकल है कि जी फलस्तीन का नाम बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं होना नहीं चाहिए गाजा का। तो पैलेस्टाइन का शुरू हुआ था अक्टूबर 7 को। तो उसके बाद आई थिंक मेरी ड्राइंग्स थी, लेकिन उसको मैंने थोड़े से चेंजेस लाई थी, तो लास्ट 5 ड्राइंग्स मैंने उसके बाद की थी। और इन जनरल मेरी लैंडस्केप्स थी जिसमें मैं सिंबल्स यूज करती हूँ, जैसे फिश का सिंबल है, जो मेरे मेरे नजदीक है, इट्स फ्रीडम विद इन लिमिट्स। कि फिश जो है ना पानी में ट्रेवल कर सकती है, वो जमीन पे नहीं जा सकती, वो कहीं नहीं जा सकती, राइट? उसकी हम्म। लिमिटेशंस हैं। ऑनलाइन एग्जीबिशन है तो आप मुझे बता दो कि गैलरी कौन सी है, एंड योर वर्क इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड पीपल कैन गेट इन टच विद यू, राइट? एग्जैक्टली क्योंकि मेरी ईमेल एड्रेस उसके साथ है। हाँ। एंड ये गैलरी जो है ना आर्ट विदाउट बाउंड्रीज है। एटलीस्ट 20 पेंटिंग्स उन्होंने मुझसे मांगी थी। आई थिंक 13 पेंटिंग्स मैंने बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच। बाकी की कुछ मेरे पास पहले से रखी थी, तो वो मैंने, क्योंकि 9 मंथ्स में आपको पता है मिनिएचर तैयार नहीं हो सकता, 20 पेंटिंग्स तैयार नहीं हो सकती, इट टेक्स अ लॉन्ग बिल्कुल। टाइम। तो So if वो, you can talk a little bit about some of the paintings. तो मेरा थीम जो है सोशल पॉलिटिकल है। और मुझे ठीक। लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट जो और सेकंड था वो लैंडस्केप ही का मैंने किया था, और मुझे आर्किटेक्चर भी अब शामिल करना पसंद है उसमें ना। लेकिन मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट आप जो है ना खूबसूरती तो दिखाते हो, मतलब लैंडस्केप खूबसूरती ही है और आंखों को प्लीज करता है, कलर सब कुछ, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। फिर उसमें मैंने कोई ना कोई एलिमेंट शामिल किया। जो सबसे मुझे पसंद है अपने लैंडस्केप में वो है द रेड ट्री इन आवर गार्डन ऑफ ईडन। एक दरख्त बनाए जो कि लाल रेड है, मतलब हम्म। ब्लड का कलर, क्योंकि रेड सिंबलाइजेस ब्लड। फाउंटेन के ऊपर है, फाउंटेन में फिश है, फिश अगेन जो है लाइफ भी है विद इन लिमिट्स। वो डेड फिश है, उसके जो है रूट्स है उसको उन्होंने घेरा हुआ है। और वो ऊपर आसमान पे जो दरख्त जा रहा है उसके ब्रांचेस जा रही हैं, तो नीचे वाले जो पत्ते हैं तो रेडिश है, ऊपर जाते हुए जो है ग्रीन है। दरख्त जाके जो है ना वो सारे इर्द गिर्द की बातों का अल्लाह से कंप्लेंट कर रहा है कि देखिए क्या हो रहा है। तो वीक और सप्रेस जो लोग हैं वो ट्री वो रिप्रेजेंट करता है। और उसका मैंने आर गार्डन ऑफ ईडन लिखा कि दुनिया हमारा गार्डन ऑफ ईडन है, क्योंकि हम में से बहुत रियलाइज नहीं करते कि असल में हमारे लिए तो अल्लाह ने इम्तिहान का रखा है ना, जैसे एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि इम्तिहान की जगह है, लेकिन हम तो Right. उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खूबसूरती है हर जगह। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ अपनी पेंटिंग्स के बारे में जो अच्छा, गाजा की। तो जो मेरी पहली पेंटिंग है उसमें मैंने जैसे ओवल, मुझे ओवल शेप बहुत पसंद। पहली जो मेरी पेंटिंग थी उसमें पैलेस्टाइन के बच्चे हैं, खिड़कियां हैं मेरी पेंटिंग में, ओवल के अंदर खिड़कियां, दैट्स लाइक द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि उस वर्ल्ड में आप जाके उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये कि मैंने फूल बनाए, फूल अगेन हम जो है बच्चों का है, एक सिंबल है कि वो, और बच्चे जो आसमान को देख रहे हैं, उनके गिर्द जो है स्लिदरिंग रेड चीजें फिर रही हैं जो कि उनको किसी वक्त भी डस्ट लेंगी, किसी वक्त भी उनको हार्म पहुंचाएंगी। वो हम्म। आसमान को, अल्लाह को देख रहे हैं। और एक बात मैंने अपनी पेंटिंग्स में यूज की थी जो कि मेरे दिमाग में थी जब मैंने शुरू किया, कि ये जो गाजा के लोग जो कहते हैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, कभी जो है अल्लाह अकबर कहते हैं, कभी हस्बी अल्लाह नेमल वकील हम्म। कहते हैं,
हैं, राइट? मैंने कहा वो मैं लफ्ज यूज करूंगी, और क्योंकि बाहर के लोग देखेंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं डालूंगी कि उसका मतलब क्या है। तो वो मेरी एक थ्रेड है जो कि उनसे गाजा से जो ओवल है, जो एक्चुअली गाजा है, उससे स्ट्रेट अप इन द क्लाउड्स जाती है, कि वो अल्लाह और उनका कनेक्शन है, कि वो अल्लाह से कह रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें। और जो मैंने गाजा 2 बनाया था वो अब ये जो है कि एक बच्चा रह गया है, मतलब आउट ऑफ फैमिली ऑफ लाइक 20 एक बच्चा बचा है, राइट? और कहीं तो कोई बच्चा भी नहीं बचा। तो वो अगैन उनके मैंने कभी शक्ल नहीं बनाए, उनके हमेशा फेस जो है अल्लाह को देख रहे हैं, वो आसमान को देख रहे हैं, वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगैन सेकेंड पेंटिंग में वही विंडो है, फ्लावर है, मैंने टी वॉश किया, तो वो एक सॉम्बर सा रंग है, कोई ब्राइट कलर नहीं है। बात यह कि वो एक बच्चा है आउट ऑफ सो मैनी। जो मेरी थर्ड पेंटिंग है उसमें फिर मैंने सीमर इंट्रोड्यूस किया है। एंड सीमर जो है माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। बर्ड्स गई थी, बहुत सी बर्ड्स तलाश करने के लिए लीडर, उनको सीमर मिला 30 बर्ड्स मिला। उन्होंने कहा कि तो हमारी ही क्वालिटी है जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें ना। तो मुख्तलिफ क्वालिटीज है, काइंडनेस है, पेशेंस है, आपका आप जो है ब्रेव हो, इस तरह की बहुत क्वालिटीज हैं। तो सीमर मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया थर्ड में कि सीमर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। सीमर एक्चुअली जितना प्रेस के लोग हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं, जितने एडल्ट्स हैं, जितने लोग वहाँ के हैं जो अपने बच्चों को के लिए चीख रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की हेल्प करो, हम फंसे हुए हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करो, तो वो उसने सीमर ने उस बच्ची को छुपाने की कोशिश की अपने पर में। लेकिन अगेन थर्ड में भी विंडो है और अभी तक हेल्प हो सकती है, और वो कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट? और जो चौथी है लास्ट, वो नाइटफॉल इन गाजा। अब नाइट हो गई है, ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। आपको पता है कि अब इस महीने में जाके कितने ज्यादा लोग जो है, क्या बचा है हमको सबको पता है। तो वो जो है वो उसमें सीमो का ज्ञान उसको उसके जो टेल फेदर्स हैं और वो है उसमें फूल हैं, फूल बच्चों को पोर्ट्रे करते हैं। तो वो उड़ के जाके उनकी हिफाजत करने की कोशिश करे, उनको कहीं लेके जाना की कोशिश करे, लेकिन ही स्टिल इन दैट ओवल। और वो नीचे जो है ब्लड बाथ है, मतलब पानी है रेड, उसमें वेव्स हैं, उसमें कुछ फूल हैं जो नजर आ रहे हैं अभी तक, मतलब वो सारे फूल जो है बच्चों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और फिर मैंने उसमें जो है ना, ये पॉपी जो है फ्लावर, वो गाजा का सिंबल है, वो मैंने यूज किया है अपनी कुछ पेंटिंग्स में। तो ये मेरे गाजा की 4 पेंटिंग्स एक के बाद दूसरा जो है ना मैंने उस पर किया। तो लास्ट पेंटिंग मेरा नाइटफॉल इन गाजा है। पैलेस्टाइन का मैंने किया वो सबसे लास्ट थी, लेस्ट वी फॉरगेट 1948 टू 2024। और उसका नाम जो है जब जनवरी शुरू हो गया, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मैंने सबमिट कराया था, तो 2024, क्योंकि मुझे पता था जनवरी आ गया, ये चीज अभी तक खत्म नहीं है, तो वो 2024 तक क्या चला। और 1948 में नकबा हुआ था, जिसमें इन्होंने निकालना शुरू किया था, उनके विलेज डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लोगों को कत्ल कर दिया था। बल्कि वेस्ट बैंक में किए जा रहे हैं, अभी हम वेस्ट बैंक का नहीं बात करते, वेस्ट बैंक में हो रहा है। तो ये सब पूरे फलस्तीन में हो रहा है, सिर्फ गाजा की बात नहीं है, पूरे फलस्तीन में हो रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहा है, जहाँ जो शहर है उनके जो गांव है उन सब में हो रहा है, जो कैंप्स है उनमें सब हो रहा है। तो उसमें जो है फिर मैंने वो सिंबल यूज किए कि वो सामने वॉल है जो इनकी वेस्ट बैंक को सेपरेट करती है, फिर जो है बार्ब वायर ने उससे सराउंड किया, जिससे कॉन्सेंट्रेशन कैंप, इट इज जेनोसाइड हो रही है, राइट? तो वो बार्ब वायर है, फिर गोल्डन डोम है ऊपर जो सिंबल है पैलेस्टाइन का, फिर ऑलिव ट्रीज हैं जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड ऑलिव ट्रीज जो इन्होंने चॉप कर दिए हैं, वीट प्लांट है जो कि गाजा का सिंबल है, पॉपी फ्लावर्स है जो कि गाजा का सिंबल है। तो वो सारे मैंने यूज करके ना, और फिर बीच में वही है कि वहाँ पे चर्चेस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ मुसलमान भी हैं, वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स और सारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो गए ऑलमोस्ट। तो वो सारे जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो बीच में लोग हैं, वो जो क्रिश्चियंस हैं, वो जैसे वो कॉफिन है, उनके अगेंस्ट मैंने वाइट स्ट्रोक्स यूज किए हैं, जैसे कॉफिन का इफेक्ट दिया। और लेकिन मुसलमान है वो कफन हम पहनते हैं, राइट? जब मर जाए तो कफन, सफेद कफन में दफनाया जाता है। तो वो जो है वो सबके गिर्द है, कि चाहे क्रिश्चियन चाहे मुसलमान जो भी हो, और वो अगेन वॉल की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह को देख रहे हैं कि आप ही हमारी हेल्प करोगे, और तो कोई हमारी हेल्प नहीं करता। और उसमें हाँ मैंने पोएम यूज की है, आई एम नॉट फ्रॉम पैलेस्टाइन, तो लेट्स वी फॉरगेट 1948 टू 2024 एंड ओड टू पैलेस्टाइन। तो वो जो है वो मुझे पेंटिंग अपनी पसंद है, वो सबसे ज्यादा जो है ना मुझे वो लगता है कि वो उसमें कंप्लीट पिक्चर है काइंड ऑफ पैलेस्टाइन की। क्लाउड्स मेरी पेंटिंग्स में वो आसमान में और दुनिया के दरमियान की एक बैरियर है, जो क्लाउड्स के आगे अल्लाह का रूल है, रूल तो खैर
है अल्लाह का हर जगह, लेकिन क्लाउड्स काइंड ऑफ अ बैरियर है जो दुनिया को और आसमान को सेपरेट करते हैं। और ओड टू पैलेस्टाइन जो है, जो लेट्स फॉरगेट, उसमें भी मैंने हूपू बर्ड्स बनाई। मेरे लिए जो हूपू है वो एज अ मैसेंजर बर्ड है मेरी पेंटिंग में, कि वो अप्रेस लोगों का मैसेज अल्लाह मियाँ के पास लेके जाती है और अल्लाह मियाँ को बताती है या उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। मतलब वो एक स्पेशल बर्ड है मेरी पेंटिंग में। सो थ्रू आउट योर पेंटिंग्स एक थीम है जो कि कॉमन है, राइट, विच इज द अनफेयरनेस, या लोगों के साथ जो बुरी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो दो तरह का है। खूबसूरती है जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन जो हम आंखें बंद कर लेते हैं या बाज़ औक़ात नजर नहीं आती है, बाज़ औक़ात उसको कवर कर दिया जाता है, जो बदसूरती है। बदसूरती मतलब ऑपरेशन है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जैसे लीडर्स हेल्प नहीं कर रहे। राइट, दुनिया में जो भी मुसलमानों के साथ है, किसी का कोई मुसलमान लीडर कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, जब खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के साथ होगा, फिर हम किसको पुकारेंगे? जब हम दूसरों की पुकार नहीं सुनेंगे, हमारे लीडर्स ही सुनेंगे, तो कभी भी कुछ हो सकता है। आपके मतलब मुसलमान मुल्क के लीडर्स अगर चाहें तो वो यूनिटी शो करें, लेकिन कोई नहीं करता। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपकी अपनी कंट्री के साथ कुछ होगा तो आप किसी की तरफ नजर उठा के देखोगे कि जब आपके लोगों ने नहीं किया तो फिर वो क्यों हमारा करेंगे ना? राइट, हमारे लीडर्स भी तो वैसे ही है ना, मुसलमान लीडर्स। राबिया, एक अच्छी चीज ये है कि आई थिंक पाकिस्तान विल इंशाल्लाह बी सेफ बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियर स्टेट। या इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन ये डर लगता है ना आपको कि जब दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको क्या पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, आम लोग तो माशाल्लाह आवाजें उठा रहे हैं, आम लोग खुश, लेकिन ये तो लीडरशिप की बात है ना कि वही कुछ कर सकते हैं। लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत एहसास कर लेते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं करते हैं। एंड इनफैक्ट आजकल इफ वी सी कि कितने लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, हर मजहब के लोग हैं उसमें, हर रेस के लोग हैं जो कि अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए, गलत काम मत करो। हमारा कनाडा जो है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अपने आप को कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ा होता। और गाजा के लोग जो हैं वो मुसलमानों को पुकारे, वो अरब लीडर्स को पुकारे हाँ, where are the Arabs हैं। in this, right? Where are the Arabs? जो प्रेशर डाल सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पावर है, जब वही नहीं करे तो फिर आप क्रिश्चियन लीडर्स का, उसको आप क्या कहो? असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुसलमान लीडर्स की है। तो आप ये देखो कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, बहुत ओपनली आके अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बिकॉज जब आप इतनी हुरिफिक चीजें करोगे, इतने क्राइम्स कमिट करोगे, तो यू हैव टू से इट्स रॉन्ग। there's nothing wrong with saying that it's wrong because it is wrong. मतलब ये सिलसिला अक्टूबर से तो शुरू नहीं हुआ, ये तो 75 ईयर्स पुराना मामला है। तो तब से जो हो रहा है, 1948 का जो नकबा हुआ था, उसमें जो सारा कुछ हुआ था, ये तो तब से चले जा रहा है। ये तो इन्होंने ब्लेम करने के लिए कहा कि नहीं ये है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये तो नहीं है, ये तो पहले से हो रहा है। देखो, अगर आप बुराई को रोकोगे नहीं, इफ यू डोंट कॉल इट आउट, ठीक है, हर कोई अपनी तरफ से कॉल आउट कर रहा है ना। कई लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन शोज कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं बिल्कुल जो कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल। और आप अपनी आर्ट के थ्रू कर रही हो, जो जितना कर सकता है वो कर रहा है, राइट। सो अनलेस आप कहोगे नहीं कि एक चीज गलत है और आप उसको रोकोगे नहीं, तो वो चीज तो स्प्रेड करेगी। अभी तो इट्स ओनली टिल देयर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब आपको उन लोगों को पता है कि कोई रोकने वाला उनको नहीं है, तो फिर इंसान वो जो है वो बोल्ड होता चला जाता है, कहते हैं अच्छा आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, who is going to stop us, right? तो वो बोल्डनेस तो आग जितनी आ गई है तो वो तो आगे चलेगी, जब तक कि कोई उनको रोकेगा नहीं। I don't know when it's going to stop. The solution is a two-state solution, जो कि सब लोग ही कह रहे हैं, because the fighting has to end. ये भी मैं देख रही थी कि गाजा, नॉर्थ गाजा में जो बुलडोज करके सारा कुछ उसको किया गया, वहां पे ये सारे जो है सेटलर्स वहां पे आना शुरू हो गए। तो आपके ख्याल में टू स्टेट सोल्यूशन कैसे होगा? टू स्टेट होगा शायद एक जमाने में सोल्यूशन होगा, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में 1948 में जो उन्होंने कब्जा किया है, उनको वापस चले जाना चाहिए और जहाँ पे थे। तो लेकिन ये कि मुझे लगता है टू स्टेट नहीं, वन ही होना चाहिए जिसमें सब मिलके करें। लेकिन ये कि जो मेजोरिटी जो पैलेस्टीनियंस जो थे, ऑफ कोर्स उनका होना चाहिए, क्योंकि ये पैलेस्टीन तो था, हर चीज ऑर्गेनाइज थी बिफोर दिस ऑल हैपेंड। उनके पोर्ट्स भी थे, उनके घर भी थे, उनकी शॉप्स भी थी, वो फंक्शनिंग सोसाइटी थी, सब मिलके रहते थे। तो आई थिंक दैट इट शुड गो बैक टू दैट। But you know, the people who are occupying the land, they're convinced that they are right. So उसकी क्या solution आपके ख्याल से? Like, how do you unconvince them, or how do you convince them that what they're doing is
horrific. How does one communicate with such a huge group of people who are convinced that they are right? तो मुझे लगता है जैसे होता है ना, गुंडों को आप फोर्स के साथ नहीं करोगे, डील करोगे तो वो कोई बात समझते नहीं। बुलीज तो अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना, जब तक कि उनको कोई बड़ा बुली उनको कंट्रोल नहीं करे। तो you must have seen in the news or heard about this. यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ओपिनियन ना एक्सप्रेस करें। कुछ ने एक लेटर लिख दिया, उस पे they were bullied and picked upon. और इनफैक्ट ब्रेकिंग द लॉ, अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। तो यूएस में तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो डिफाई करके उनके कैंपसेस पे फिर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ मिररिंग जिस तरह की चीजें पाकिस्तान में होती हैं, जो लॉलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, जो मॉब बिहेवियर का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल इचरा में जो रिसेंट इंसिडेंट, डिड यू हियर अबाउट दैट? एग्जैक्टली, आई मीन दैट वाज जस्ट शॉकिंग। वो जो औरत थी जिसने कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। वी ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ईट हलवा, ठीक है, ओके। और यहाँ इतने जाहिल लोग नहीं है कि उन्हें नहीं पता था कि हलवा जो है वो मीठी चीज होती है, खाने की चीज का नाम दिया हुआ है। अब आप सोचो ना, यहाँ हलवा पूरी सब खाने जाते हैं, हम भी जाते थे एनसीए में। वहां अगर हलवा लिखा होगा तो हम कहेंगे हो ये इन्होंने क्यों लिखा, ये तो अरबिक है, इट्स अ वर्ड। तो एक एक्सक्यूज बना के उन्होंने यहाँ पे जो किया है, उसी तरह की एक्सक्यूज बना के मुस्लिम्स या एनीबडी हु इज रेजिंग अ वॉइस राइट नाउ, उनके साथ हो रहा है इन द वेस्ट, विच इज शॉकिंग बिकॉज इट हैज अ बेटर सिस्टम। वहां पे लोगों की राइट्स ज्यादा हैं। अच्छा, आपने मॉब मेंटालिटी का जो जिक्र किया पाकिस्तान में, अब मुझे आपका वो इंटरव्यू याद आ गया मिशेल चौधरी का, जो आपने किया था, खास तौर पर जो उन्होंने भट्टा मजदूरों की बात की थी, राइट, जो कपल था। तो मैं सोचती हूँ क्या किसी एक को भी में इतनी बहादुरी नहीं थी कि वो उसको रोके, क्योंकि पता है माइनॉरिटीज जैसे हमारे सफेद है फ्लैग, राइट, ग्रीन ऑफ वाइट है, तो वाइट माइनॉरिटीज का है। और आप सोचो अगर सारी माइनॉरिटीज चली जाएं पाकिस्तान छोड़ के, तो कितनी बेइज्जती की बात होगी। पैलेस्टाइन के 1948 जो नकबा था, उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एग्जैक्टली यही हुआ था। सोल्जर्स गए, एक कोई बंदा था नान बनाता था, ये इसको सब बेकर था, उसकी दुकान में गए, तो वो उन्होंने उसको बंदे को कहा कि आप जो है, वो उसको कहा मुसलमान को, पैलेस्टीनियन, के अपने जो है ना इन बच्चों में से किसी एक बच्चे को अवन में झोंक दो। तो उसने कहा कि मैं नहीं झोंकूंगा, तो उस आदमी को मारा उन्होंने, मतलब बेहोश किया, क्या क्या, फिर उसके बच्चों को झोंका आग में, उस आदमी को झोंका आग में। तो जो वो भट्टा मजदूरों की मिसाल, और मेरे ख्याल में वो इंटरव्यू सबको देखना चाहिए। आपने जो इंटरव्यू किया बहुत जबरदस्त था माइनॉरिटीज के बारे में। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ उस इंटरव्यू सुन के ना, कि माइनॉरिटीज के साथ वही मॉब का, और जैसे आपने इचरे का जिक्र किया, एक खातून के साथ के लोग कह रहे हैं कि जी ये करो, वो इसको मार दो, इसको, या भाई आप पहले पूछो तो क्या हुआ। पहले आप कोई बंदा खड़ा होके तो कहे कि नहीं, हमारे रिलीजन में इस औरत की इज्जत है, आप कैसे कह सकते हो कि ये इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए, राइट। बिल्कुल, तो मतलब कोई बंदा खड़ा होके उनको रोकता नहीं है, वो सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। दूसरा ये राबिया कि इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। जो बंदा था ना जिसने इंस्टिगेट किया, उसने एक औरत देखी, उसने देखा ये हंस रही है, एंड ही वांटेड टू जस्ट हरास हर। उसने ये एक्सक्यूज बनाई और बाकी सारे लोग जो है वो वैसे इकट्ठे हो गए। बेइज्जती की इंतहा है भाई, दिस इज डिस्गस्टिंग। बेइज्जती की इंतहा है। बिल्कुल। सो इस तरह की चीजें आप देखो तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, दे आर द सेम। सो अगर आप कोई लॉज उन पे लागू नहीं करोगे तो वो वही करेंगे जो कि हर मुल्क में हो रहा है, इस पूरी सिचुएशन में हो रहा है, जो ग्लोबल सिचुएशन हुई भी है। अच्छा राबी, जिस तरह ये अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस डिस्गस्टिंग एंड हॉरिबल इंसिडेंट जो इचरा में हुआ है, जो उन्होंने औरत के साथ किया है, बदतमीजी की है, और उसको थ्रेटन किया, उसकी लाइफ को थ्रेटन किया है। एज यू राइटली सेड कि इट्स सिमिलर टू फॉर एग्जांपल जो कि वही चीज हो रही है विद मिनॉरिटीज। तो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं एज लॉन्ग एज हमारी अपनी कम्युनिटीज के साथ नहीं होता। विद अफ्रीकन अमेरिकन, अगर आप देखो कि उनकी जो हिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो भी काफी हॉरिफाइंग है। जो स्लेवरी थी वहां पर, और वो उन्होंने ऑफिशियली खत्म भी कर दी, तो वो अभी भी उसी तरह काफी ओप्रेशन में रह रहे हैं और काफी बुरे हालात में रह रहे हैं। उनको भी उसी तरह गेटोआइज किया हुआ है, उनके पास भी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम तो सिर्फ देखते हैं ना कि एक बंदा प्रेसिडेंट बन गया, या वो तो हम तो सिर्फ वो देखते हैं, तो हमें ये नहीं नजर आता कि एवरेज लोगों का वहां पे कितना बुरा हाल हो रहा है, जो स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन हैं। पैलेस्टाइन में देखो, दे किलिंग बेबीज। मतलब अगेन, अगर आप उसको पैरेलल ड्रॉ करो विद दिस इंसिडेंट, विच इज नॉट रियली अ पैरेलल, बिकॉज ये एक छोटा सा इंसिडेंट है एक इंडिविजुअल के साथ, इचरा वाला, राइट। लेकिन एक एक्सक्यूज बनाई
बंदों ने, आदमियों ने एक औरत को छेड़ने के लिए, एक औरत को हरास करने के लिए, और बस हमें तुम्हारे कपड़े पे हलवा क्यों टिका हुआ है, मेरे से प्रॉब्लम है। बल्कि सादिया वो औरत से, आप एक वीडियो देखो, वो औरत से जो है उन खातून से माफी मंगवाई गई। वो उनके साथ जो है मौलवी हजरात बैठे हैं और वो खातून पुलिस स्टेशन में बैठी जब ले गए थे, वो कह रही हैं कि मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने ये हरकत की। हालांकि जैसे आप कह रहे हो कि हलवे का लफ्ज, मतलब आई एम श्योर उर्दू हमारे मतलब वो लोग जाहिल हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप फिर पढ़ाओ उनको, राइट। ये लेकिन ये कि हलवा जो है मतलब कैलीग्राफी के तौर पे ये एक अरबिक स्टाइल में, उर्दू भी तो अरबिक स्टाइल में है ना। अगर आप उसको थोड़ा एग्जैक्टली, डिजाइन करके रहो तो हलवा तो एग्जैक्टली वो कोई अरबिक तो एग्जैक्टली। टेक्स्ट मेरे ख्याल में नहीं है, वो तो उर्दू ही टेक्स्ट है। तो हाँ, लेकिन वो डिजाइन ऐसे हुआ हुआ है उसमें। और ये और आपने अगर पकड़ना है तो जिस बंदी ने डिजाइन किया है उनसे कहो कि भाई आपने क्यों डिजाइन किया, राइट, क्योंकि जब डिजाइन करोगे तो लोग तो खरीदेंगे। नहीं फिर उनको भी एक क्यों ये, पकड़ो राबिया, देखो ना, हाँ, लेट्स बी नहीं, आई एम फेयर जस्ट सेइंग अबाउट। कि अगर हाँ। अगर आपको आपको कोई हम्म। एतराज है तो आप वो उस औरत पे के पीछे क्यों जा रहे हो। आप फिर एक बड़े लेवल पे कहो कि अच्छा हमें एतराज है, फिर नहीं वो उनको वो पसंद आ गई क्लेरिफाई थी ना, करेंगे। उनको वो वो पसंद आ क्लियर, गई थी औरत, ठीक है। एग्जैक्टली वो क्लेरिफाई हाँ, करेंगे, she डिजाइनर was, क्लेरिफाई for them she करेंगे। was a beautiful woman, she was wearing this या really cool dress, और उन्होंने उसको छेड़ना था। ये बिल्कुल, लिटरली ये हुआ, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप अनपढ़ भी हो, आप कहते हो आपको पढ़ना नहीं आता, तो एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, विच इज रिकग्निशन, ठीक है। जी, अगर आप रोज एक चीज खाने जाते हो या हर वीकेंड जाते हो हलवा खाने, तो वहां हलवा लिखा हाँ, होता है दुकान पे, तो आपको बिल्कुल, एसोसिएशन वैसे ही हो जाती है। आपको पता है कि ये, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कैसे लिखा हुआ है, लेकिन ये हाँ, फॉर्म आपके दिमाग में रह जाती है कि ये हलवा है। तो या तो कुछ एग्जैक्टली, और लिखा होता तो वो ये बहाना बना सकते थे। एंड आई बिल्कुल, एग्री विद यू कि आप उस औरत से अपोलोजाइज करवा रहे हो एंड देन या सेइंग कि आप लेटर ऑन इट्स बेटर फॉर हर, ये सेफ रहेगी, दैट्स नॉट ट्रू फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिल्कुल, आई मीन इट्स जस्ट horrible how people misbehave, and how sometimes the law enforcement takes no action. So west में अब यही चीज हो रही है, विच इज अपसेटिंग फॉर पीपल, बिकॉज उन्होंने कभी इस किस्म की लॉलेसनेस नहीं देखी, जिसमें गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, लॉज ब्रेक होते जा रहे हैं, लोगों की राइट्स खत्म हो रही हैं, एंड पैलेस्टाइन में दे किलिंग बेबीज। आई मीन बिल्कुल, इट्स बिल्कुल, हॉरिफाइंग। You can't be human and not see that that is wrong and that is evil. बिल्कुल। और सादिया आप सही कह रहे हो, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वो मतलब किल करना और फिर उसके वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि हमने ये किया है। ट्रक्स चढ़ा देते हैं, मतलब कैंप्स जो हैं जिसमें लोग हैं उसमें जाके उन्होंने अपना ट्रक चढ़ा दिया है पूरा, उनको मार दिया है। मतलब कितनी तकलीफ दे मौत है कि आप उसको क्रश कर दो और लोग अपने बच्चे लूज करें। ऑर्फन्स हैं जिनके पेरेंट्स मर गए, मतलब एक बड़ा ऑर्फन बच्चा अपने 3 या 4 या 5 सिबलिंग्स को खुद संभाल रहा है, उसके लिए खाना तलाश करे उसके। और फिर आप देखो कि छोटे छोटे 3 साल के 4 साल के बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं पानी लेने के लिए, मतलब एडल्ट हों या ना हो, लेकिन बच्चे खाना लेके जा रहे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं हर जगह, जो कि ऑर्फन्स हो गए जिनका कोई नहीं संभाल, वो खुद अपने अपने बहन भाइयों को, फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबीज को संभाल रहे हैं। मतलब क्या It's just कहें इस बारे horrifying. में। Rabbi, it's रियली, evil. It's just pure evil. रियली, Seriously. रियली, I mean, ठीक है, it's mental illness, लेकिन this बिल्कुल, is what evil is. और ये सबको मारने के लिए और बच्चों को मारने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि वो इचरा में हाँ, औरत को तंग करने के लिए, और उस हाँ, तरह के और भी इंसिडेंट्स हुए थे उससे पहले, ये पहला नहीं है जो कि औरत को हुए हरास बिल्कुल। करने के लिए बहाना बना रहे हैं, तो ये भी एक बहाना है, जस्ट टू किल पीपल एंड टू किल बेबी। बिल्कुल, खुदा का वास्ते। मतलब बच्चा सड़क पे जा रहा है, व्हाइट फ्लैग लेके जा रहा है, उसको गोली मारे। कोई फादर निकला अपनी फैमिली के साथ कि उन्होंने कहा साउथ गाजा में सब लोग जाए ना, नॉर्थ से निकले, वो हम्म। फैमिली को निकला और उसकी छोटी शायद 3 साल की 4 साल की बच्ची है, उसके सर में गोली मारी है। कि वो निकल के जा रहे हैं, उनके बात पे अमल कर रहे हैं और फिर भी उनके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं मतलब, और अपने बच्चों को देख के उनको ख्याल नहीं आता कि हमने अभी मार के आए हैं किसी और के बच्चे को और हम अपने बच्चे के साथ है। तो मतलब पेरेंट्स ड्रॉ नहीं करते ये लोग, वाकई इनको कोई मसला हाँ, है। आई मीन दीज पीपल रियली नीड टू लुक एट देमसेल्व्स, एंड को अपना भी क्लीन अप करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है इनके बीच में। आप सोचो ना कि जो इन्होंने किया है, तो वो इतने जब लोग मर गए, और ये जो छोटे बच्चे हैं, ये तो दुनिया में कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कितने लोग जो हैं वो पता नहीं 10 10 दिन के बाद, 5 5 दिन के बाद रबल में से कुछ बच्चा निकल आता है जिंदा सलामत। पता नहीं कितने लोग अभी रबल में आखिरी सांसें ले रहे होंगे।
तो मतलब 45,000 तो वो कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने मर चुके हैं अभी तक। तो राबिया ने अपनी आर्ट के थ्रू एक बहुत हॉरिफाइंग टाइम एंड हिस्ट्री उसको हाईलाइट किया है और उसके बारे में अपना ओपिनियन दिया, और मेजॉरिटी दुनिया का यही ओपिनियन है जो राबिया का ओपिनियन है कि ये हॉरिफाइंग चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट राबिया? बिल्कुल, और दैट्स अ मॉडर्न डे जेनोसाइड। मुसलमान भी हैं, ज्यादातर मुसलमान है, क्रिश्चियन है, मतलब इन जनरल उसका जुल्म हो रहा है। और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो वो, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि हम अल्लाह के सामने जाके कहेंगे कि हमारे उम्मा ने हमारी हेल्प नहीं की, उन्होंने बिल्कुल। कंप्लेंट करना है और हम लोग पकड़े जाएंगे। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत टैलेंट है, जो थोड़ी बहुत स्किल है, जो थोड़ी बहुत हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर अब नहीं यूज करेंगे तो कब करेंगे? मतलब इसका क्या फायदा? अपनी जिंदगी जी के आप मर जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे, फिर जब क्वेश्चन होगा तो आप कहोगे हाँ ओ हम तो अपनी जिंदगी में थे। तो ये चीज जो है ना, मतलब हमें सोचना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसके पास जो कर सकता है, जो कर सकता है, उसको उस लेवल पे करना चाहिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। बहुत अच्छी इनकी आर्ट है, ऑनलाइन इनकी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। Jen, thank you so much for inviting me और thank you so much for talking about this, क्योंकि आई थिंक हमको हर एक को इस बारे में बात करनी चाहिए, सीरियस होना चाहिए। वो ऑलमोस्ट पेरिश हो गए हैं वो लोग, और जो बच्चे हैं वो ऑर्फन ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये क्या है, थैंक यू सो मच इनवाइट करने का। और Thank you so much for joining me all the way from Canada. Thank you, Rabia. थैंक Allah थैंक यू Hafiz. सादिया, थैंक यू सो मच।